स्वागतम सुस्वागतम अगेन। अब हम ले रहे हैं गांधी जी और नेहरू जी का जो कूट मिलान है। कूट कहते हैं गुणों का मिलाना, यानी कितने गुण आपस में मिलते हैं दोनों के। कोई भी दो नेटिव देते हैं, जैसे मोस्टली तो ये जो कंपेरिजन होता है ये वाला गुण निकालने का, ये शादी के टाइम पर लड़की और लड़के का दोनों का मिलान किया जाता है। इसे कहते हैं कूट मिलान और कूट मिलन, गुणों का आपस में गुणों का मिलाना, ठीक है। और इसे कहते हैं कूट मिलान और कूट का मिलना, ठीक है। कूट कहते हैं गुणों को, कूट मतलब वर्चूज गुण, इनको बोलते हैं वर्चूज। जो उनकी वर्चूज होती हैं, गुण होते हैं आपस में, उनको मिलाया जाता है। उस मिलाने से आप भी बड़ा साइंटिफिक लगता है, मुझे लगता है साइंटिफिक, क्योंकि इतना अच्छा मिलाना दोनों की कुंडलियों को एकदम 100%। अगर उनका टाइम ऑफ बर्थ वगैरह सही दिया गया डेटा, तो कभी कभी क्या होता है, यूनिटिस्ट जो आते हैं पेरेंट्स वगैरह, वो बच्चे को कुंडली को मिलाने के लिए हमेशा ऐसा कर देते हैं कि भाई आप कुछ भी लिख लो जी ये, और चेंज करके दे देते हैं। तो कभी कुंडली मिलती नहीं है, फिर कहते हैं पंडित जी ने दोष दिया, भाई पंडित जी ने ये बता दिया, पंडित जी को दोष दिया जाता है बाद में कि आपने जो बताया था वो तो ऐसा हुआ नहीं। बच्चे दोनों आपस में लड़ते हैं, लड़ाई आपस में होती है, और शादी जो आपने करवाई थी वो तो सही नहीं हुआ। मतलब ऐसे लोग कंप्लेंट करते हैं, है ना। कुछ लोग कह रहे थे हम ये काम नहीं करते कुंडली वगैरह बना के, खाली हम लोग, माई पर्पज इज जस्ट टू टीच द पीपल, ओके, टेल द पीपल। जितने लोग बाहर रहते हैं, जो लोग विश्वास नहीं करते हैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह में, उनको समझाना कि भाई आप देखिए हमारी एस्ट्रोलॉजी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें कितना अच्छा व्यू है, इतना क्लासिफिकेशन दो नेटिव्स को वर्ल्ड ओवर कहीं पर भी नहीं है। क्योंकि पूरा जितना भी वर्ल्ड की थियोलॉजी वगैरह है वो सब पढ़ी हुई हमने, उनमें कोई में किसी में भी इतना अच्छा क्लासिफिकेशन नेटिव्स का दो लोगों को क्लासिफाई करना उतना अच्छा नहीं है। अब जैसे जो मनुस्मृति पर मनुस्मृति पर काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, लेकिन मैंने देखा फॉरेनर्स जो पढ़ते हैं, जैसे एक हिस्ट्री के प्रोफेसर यूएसए के थे, उनका कमेंट मैंने पढ़ा हुआ था, वो कहते हैं कि इतना अच्छा क्लासिफिकेशन, और वहाँ तो सिर्फ वर्ण व्यवस्था बताई गई है। सिर्फ वर्ण व्यवस्था के बारे में मनु संहिता में जो बताया गया वर्ण व्यवस्था कैसे होती है, उसका क्या समाज को क्लासिफाई करके 4 पार्ट में, जो कर्म के हिसाब से, जो जैसा काम करता है उसके हिसाब से उसका डिवीजन होता है ना। कर्म प्रधान मिश्र चाका, जो जैसा किए सो 10 फल चाका, जैसा करता है भाई वैसा उसका फल होता है। यानी यहाँ कर्म के हिसाब से कर्म होता है। लॉर्ड कृष्णा ने भी गीता में कहा, उसमें कहा है गीता में कि भाई जो वर्ण व्यवस्था होती है वो कर्म के हिसाब से होती है, ठीक है। वो हमने कर्म के हिसाब से बनाई हुई है, लेकिन लोग उसमें कमियां बाद में निकालते, क्योंकि जैसे ही वेस्टर्न लोग यहाँ पे इंडिया में आए, उसके बाद में उनके अटैक की बाद लोगों को डिवाइड करके रूल करने का जो तरीका था उनका, फिर लोगों में कास्टिज्म, जो कास्ट सिस्टम है उसको और बढ़ावा दिया। अदरवाइज जो वर्ण व्यवस्था है वो एक घर के अंदर वर्ण की व्यवस्था, एक घर में 4 वर्ण पैदा हो सकते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी है, ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो व्यू है वही व्यू स्टार्टिंग में हुआ होगा, बाद में लोगों ने उसको धीरे करके, क्योंकि उसकी स्टडी नहीं की और उसको नेगेटिवली लोगों ने उसको लिया, और नेगेटिव लेकर के उसके बारे में क्या क्या वो किया। फिर बाद में लोगों ने अपनी फैमिली, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब फॉरेनर्स आते हैं आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो लोगों ने अपनी फैमिली को एक ही उसमें एक ही क्लास में, और क्लासीफाई करने के बजाय उसको एक ही उसमें वर्ण में एस्टेब्लिश कर लिया, क्योंकि वो चेंज हो रहे थे, काफ़ी लोग कन्वर्ट कर रहे थे, जबरदस्ती की जा रही थी, है ना। तो जो ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुआ था वो ब्राह्मण वर्ण का ही हो गया, क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुआ वो क्षत्रिय वर्ण ही हो गया, और जो वैश्य वर्ण में था वो वैश्य, शूद्र वर्ण का शूद्र वर्ण नहीं रहा, है ना। बाद में उनको चेंजेस नहीं आए, तो उनको कास्ट में जो कास्ट सिस्टम है, जो कि वेस्टर्न का दिया हुआ है, वेस्टर्न कल्चर का दिया हुआ है, हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम नहीं होता, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था होती है। जो हमारा वो है अमीर धर्म है, हिंदू धर्म या सनातन धर्म है, सनातन धर्म के हिसाब से वर्ण व्यवस्था होती है। वर्ण व्यवस्था कर्म के हिसाब से होती है, जाति उसके हिसाब से नहीं होती है, वर्ण बर्थ के हिसाब से नहीं होती है। जबकि जो कास्ट सिस्टम है, जो जाति व्यवस्था है, वो बर्थ के हिसाब से रखी गई है, और वो सब वेस्टर्न लोगों की है। जब वेस्टर्न लोगों ने अटैक किया और उन्होंने बाद में डिवाइड करके रूल करने वाली जो तरीका था उनका, उसके हिसाब से लोगों ने फिर अपनी जाति में जातिवाद स्टार्ट हो गए। लेकिन वर्ण व्यवस्था बहुत ही अच्छा सटीक है, क्योंकि एक फैमिली में
चारों वर्ण हो सकते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कि बर्थ पर डिपेंड करता है कि बच्चे ने बर्थ किस राशि में लिया हुआ है, चंद्रमा उसका किस राशि में बैठा हुआ है, उसके हिसाब से उसका वर्ण डिसाइड हो जाता है पैदा होते है ना। तो एक फैमिली में चारों ही वर्ण पैदा हो सकते हैं। चारों वर्ण क्या है बच्चे, जैसे कि चार वर्ण क्या होते हैं, चार वर्ण जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। चंद्रमा की पोजीशन अगर 12 राशियों में से जो तीन राशियां हैं, तीन राशियों में किन किन राशियों में बैठा हुआ है चंद्रमा, 3 चौक 12, तो तीन राशियों को 4 भाग में डिवाइड किया गया। उन 3 राशियों के हिसाब से ही बच्चे का जो जन्म है उस वाले वर्ण में पैदा हुआ है, उस वर्ण के हिसाब से वो लाइफ लॉन्ग काम करता रहेगा। उसकी जो मेंटलिटी होगी उसी टाइप की होगी, उसी वर्ण के हिसाब की होगी। अगर क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुआ है तो क्षत्रिय टाइप की मीन्स थोड़ा सा आई मीन वेरी मच वॉरियर टाइप का आदमी होगा, बच्चा पैदा होगा, है ना। जैसे क्षत्रिय वर्ण में है तो वैश्य वर्ण में तो ट्रेड्समैन टाइप का बिजनेस करने वाला माइंड होगा, तो मेंटली उसकी बिजनेस करने वाली होगा। दूसरा अगर क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुआ है तो क्षत्रिय वर्ण की होगी। ब्राह्मण वर्ण में हुआ तो इंटेलेक्चुअल पैदा होगा, यानी टीचिंग करना, ये सब पढ़ाना लिखाना वगैरह सब, ये सब चीज़ चलती है उसकी लाइफ में, लाइफ लॉन्ग चलती है। अब यहाँ बताऊंगा कि ये दोनों नेटिव यानी नेहरू जी और गांधी जी किस वर्ण में पैदा हुए और उस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से क्या उन्होंने काम किया, क्या आप देखोगे। क्योंकि देखिए जब किसी फेमस आदमी की लाइफ के बारे में आप स्टडी, मैं इसलिए लेता हूँ उनको जितने भी लीडर्स वगैरह हैं, और नेक्स्ट जब लूँगा आप नेक्स्ट डिफरेंट 2 नेटिव्स को लूँगा, वो दोनों नेटिव्स की जो कुंडली वो नक्षत्र वो डिफरेंट होगा, जिससे कि लोगों को समझ में आ जाती है किस तरह से मिलान करते हैं, इनका कूट मिलान कैसे करते हैं, और आपस में किस तरह से दोनों नेटिव्स को स्टडी करना चाहिए, कैसे आपस में उनके गुण मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, कितने मिलते हैं, अगर मिलते हैं नक्षत्र उनका डिफरेंट होगा तो भी कैसे मिलाते हैं, वो तरीका आपको समझ में आ जाएगा। और अभी क्योंकि दोनों का नक्षत्र सेम है, यहाँ पर अश्लेषा नक्षत्र है, अश्लेषा नक्षत्र की वजह से ये सभी चीज़ें सेम है, इस वजह से नाड़ी उनकी सेम है, इसलिए 8 में से 0 पॉइंट दिए गए, क्योंकि नाड़ी समान होती है तो 0 पॉइंट मिलता है। 8 में से लास्ट में नाड़ी कूट है, लास्ट वाला 8वां जो पॉइंट है, 8 पॉइंट को सीरियल वाइज जब आप ऐड करोगे 36 आता है, ये 36 टोटल है इसका, 1 से लेकर 8 तक जोड़ोगे टोटल 36 गुण होते हैं, 36 कूट होते हैं। 36 कूट में से दोनों नेटिव्स के कितने गुण मिलते हैं, है ना। जब लड़की लड़के का जब मिलान करते हैं उस समय ये सब डिस्कशन होता है, ये सब चीज़ें मिलान की जाती हैं। लेकिन मैं जैसे बताता हूँ हमेशा कि कोई से भी 2 नेटिव को, कोई 2 नेटिव हो सकते हैं, दोनों मेल दोनों हो सकते हैं, दोनों फीमेल हो सकती है, एक मेल एक फीमेल हो सकता है, 2 बच्चे हो सकते हैं, दोनों पेरेंट्स मतलब घर में 2 फैमिली मेम्बर कोई भी हो सकते हैं, 2 भाई हो सकते हैं, दोनों भाई बहन हो सकते हैं। आपस में नेचर नहीं मिलती है, आपस में झगड़ा करते हैं, आपस में काफ़ी क्वारलिंग होती है, तो मिलान करके देख सकते हैं कि इनमें आपस में क्यों नहीं मिलती है, आपस में क्यों झगड़ा करते रहते हैं, क्योंकि उनकी नेचर डिफरेंट है। जैसे अगर राक्षसगण और मनुष्यगण और राक्षसगण और देवगण, ये 3 गण होते हैं यहाँ पर, 3 में बताऊंगा गण व्यवस्था। जैसे गणकूट है ना, ये गणकूट 6वां नंबर है, 6 में से 6 पॉइंट यहाँ पर, क्यों सेम गण है यहाँ पर। अब सेम गण होता है 6 में से 6 पॉइंट मिलते हैं, और डिफरेंट गण होता है। जैसे अगर राक्षसगण होता है और मनुष्यगण होता है 0 पॉइंट मिलता है, क्योंकि मनुष्यगण को राक्षसगण के साथ में शूट नहीं करते। राक्षसगण के साथ अगर मनुष्यगण के की बच्चे को या बच्ची को शादी की जाती है तो आपस में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को किल कर लेते हैं, मार लेते हैं, आपस में मतलब मृत्यु का रूप बन जाता है। कभी भी आपने देखा होगा कि हस्बैंड वाइफ में से कोई एक सुसाइड कर लेता है या एक दूसरे को मार देता है, तो वो किलिंग इसलिए होती है क्योंकि एक राक्षसगण होता है, एक मनुष्यगण होता है। दूसरा एक राक्षसगण का और राक्षसगण का मिलान करोगे, मेड फॉर ईच अदर, मनुष्यगण मेड फॉर ईच अदर, देवगण को मिला दिया बच्चों को तो मेड फॉर ईच अदर, ये तो अच्छा माना जाता है। दोनों की एक जैसी अवस्था होगी, एक जैसी बातें करेंगे दोनों में। अगर राक्षसगण में कर दिया तो थोड़ा सा डिटरमाइंड होते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं कि जैसे मैं डिटरमाइंड हूँ, मैं अपनी बात को करके ही रहूँगा, मेरी बात कोई नहीं मानता है तो मैं उसको मारने की कोशिश करूँगा, समझाऊँगा, ज़बरदस्ती समझाऊँगा, फोर्सफुली समझाने की कोशिश करूँगा। तो फिर राक्षसगण में ये डिफरेंट होता है, मतलब एक ये डिफरेंट होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है कि राक्षसगण में क्या होता है कि वो अपनी बात को मनवा के रहते हैं, नहीं मानता है कोई आदमी तो उसको कैसे भी चीट करते हैं, किल करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोनों अगर एक जैसी नेचर होगी, एक दूसरे को समझते हैं, फिर वही जैसे मैं गुस्सा कर रहा हूँ जैसे ये भी कर सकता है, ये भी कर रहा है, दोनों की नेचर ऐसी मिलती है।
इसलिए राक्षस को राक्षस के साथ में शादी की जाती है। और मनुष्यगण अच्छा माना जाता है। देवगण अच्छा होता है। ये तीनों ही आपस में मिलते हैं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन देवगण का मनुष्यगण के साथ में हो सकता है, पॉसिबिलिटी शादी होगी, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि जो मनुष्यगण होता है वो देवगण के साथ में आराम से एडजस्ट कर सकता है। ये शादी का वो तरीका है। लेकिन देवगण और राक्षस में मिला दिया तो लाइफ लॉन्ग फाइटिंग होती रहती है। दोनों की मेंटलिटी मिलती नहीं है, क्योंकि मून उनका एक राक्षसगण नक्षत्र में है, दूसरा नक्षत्रों की क्वालिटी है। 9 नक्षत्र को 3 गणों में रखा गया। 9 नक्षत्र को एक गण में, राक्षसगण में, देवगण में, मनुष्यगण में, है ना। देवगण में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं मैं हालांकि इसको पूरा डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो ये गण को मिलाने का जो तरीका है, शादी के टाइम पर इस पर मैचिंग की जाती है। तो शादी से पहले दोनों बच्चों की कुंडली मिलाई जाती है। कई बार जैसे डेटा अगर अच्छा नहीं दिया हुआ, गड़बड़ दिया हुआ एक दूसरे को, कहीं आप कुछ भी लिख लो जी मिला के ऐसे भी दे दिया तो गड़बड़ हो जाती है, तो बच्चों की कुंडली सही नहीं मिलती है, तो शादी रॉन्ग हो सकती है और आपस में फाइटिंग हो सकती है। लेकिन ये जो मैचिंग की जाती है शादी करने से पहले, ये बहुत ही अच्छी की जाती है। अब यहाँ पर मैं 2 नेटिव को इसलिए मिला रहा हूँ कि दोनों की नेचर एक जैसी थी। नेहरू जी और गांधी जी एक साथ मिलते थे, क्योंकि दोनों का नक्षत्र सेम, एक जैसा नक्षत्र पैदा होता है। मून एक ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, दोनों नेटिव्स का एक दूसरे से मिलते रहेंगे, कभी भी आप हम झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करेंगे और एक जैसी नेचर होगी, एक जैसी एक्टिविटीज होंगी, एक जैसी हरकतें होंगी, दोनों की एक जैसे काम करेंगे, एक जैसे मतलब बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को मैच करते हैं आपस में ही। दोनों की मैचिंग बहुत अच्छी होती है ना। इसलिए इनको मैचिंग करना बहुत ही वो है। मून की एक जैसी नक्षत्र में बैठना, और नक्षत्र डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट होने के बाद भी दोनों की मैचिंग की जाती है। कि अगर डिफरेंट होने के बाद भी अगर देवगण मनुष्यगण चलेगा और मनुष्यगण देवगण चलेगा, क्योंकि ब्राइड ग्रूम होता है, जो दूल्हा होता है, दूल्हे का कहते हैं नक्षत्र बड़ी वाली वो होनी चाहिए, यानी देवगण होना चाहिए। और देवगण की वो है शादी, और आप जैसे मैरिज करते हैं तो ब्राइड जो होती है, ब्राइड चारों वर्णों में से किसी की भी हो सकती है ना। मतलब जैसे मैं वर्ण की बात कर रहा हूँ, वर्ण में अगर जैसे ब्राह्मण वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण में क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग मैचिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, मैच्योरिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली पावरफुल होता है। ब्राह्मण वर्ण का बच्चा पैदा हुआ, यहाँ पर जैसे नक्षत्र जो है, जिस नक्षत्र में पैदा हुआ वो 9 नक्षत्र जो रखे गए हैं, सॉरी ये जो ब्राह्मण वर्ण का बच्चा है, तो ब्राह्मण वर्ण में अगर पैदा हुआ है ना, मून अगर ब्राह्मण वर्ण वाली राशि में बैठा हुआ है, बताऊँ कौन सी राशि ब्राह्मण वर्ण वाली होती है और देवगण वाली कौन सी होती है, राक्षस वाली कौन, वो सॉरी गण कह रहे, क्षत्रियगण, मनुष्यगण और देव, क्षत्रियगण, वैश्यगण, पहले ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्यगण और शूद्र वर्ण, ये चारों वर्ण जो वर्ण होते हैं, गण नहीं वर्ण, तो ये चारों जो वर्ण होते हैं, इन वर्णों की कौन कौन सी राशि होती है चंद्रमा की। तो अगर जैसे ब्राइड ग्रूम होता है, दूल्हा होता है, उसकी राशि को बड़े वाले वर्ण में होना चाहिए। मीन्स ब्राह्मण वर्ण का शादी करेगा तो पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। अब जैसे वर्ण कहाँ पर, यहाँ पर छठवां राशि, छठवीं में सॉरी गण, ये गणकूट है, किस गण में पैदा हुए, ब्राह्मण गण में, सॉरी ये वर्ण तो ये आ गया, एक का वो है, कौन सा वर्ण है, ये वर्ण है, ये गण, ये राक्षस गण, और ये 6 पॉइंट का ये गण में गण पे पहुंचना, लेकिन वर्ण पहला ही पॉइंट है, एक में से 1 पॉइंट मिल जाएगा अगर वर्ण सेम हुआ तो। अगर वर्ण डिफरेंट है, जैसे ब्राइड ग्रूम का जो ब्राइड ग्रूम है, दूल्हा है, उसका वर्ण बड़ा है, और इसे कहते हैं अनुलोम विवाह कहते हैं। ब्राह्मण वर्ण की जो वो है, बच्चा पैदा हुआ, मून ब्राह्मण वर्ण की राशि में बैठा हुआ है ना, तो उसकी शादी जो होती है, लड़की की जो वो होती है, राशि, वो किस वर्ण की है, सभी वर्ण उसके लिए चलते हैं। यानी अगर, क्योंकि ब्राइड ग्रूम के साथ रहना, ब्राइड ग्रूम अगर क्रूअल होगा तो वो उसको मार सकता है, उसकी डेथ कर सकता है, तो ये कभी भी किल करेगा। इसलिए उससे बचने के लिए ब्राह्मण वर्ण दोनों सेम बहुत अच्छा होता है। ब्राह्मण वर्ण के क्षत्रिय वर्ण में भी चलेगा, लड़की अगर क्षत्रिय वर्ण की या ब्राह्मण वर्ण में चलेगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअली वो उसको हैंडल कर लेगा। इंटेलेक्चुअल जो पावर होती है ब्राह्मण वर्ण के बच्चे में, मून की जो पोजीशन ब्राह्मण वर्ण में अगर है तो उसकी पोजीशन, अब जैसे वर्ण वस्त्र पहला ही है वर्णकूट कैसे मिलाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले
बर्न पर आते हैं। जैसे मून की पोजीशन, ये पूरी जितने भी ये गुण निकाले जाते हैं वो यहाँ पर मून की पोजीशन को ही रखा जाता है। मून किस राशि में बैठा हुआ है, किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उस नक्षत्र के किस क्वार्टर में बैठा हुआ है ना, किस हाउस में बैठा हुआ है। आपस में दोनों की जो ब्राइड ग्रूम है या ब्राइड है, जो दूल्हा दुल्हन है, उनकी कुंडलियों में जो मून बैठा हुआ उसकी पोजीशन एक दूसरे से किस राशि में, किस पोजीशन में, किस हाउस में है। 2-12 की है या 3-5 की है ना, और 3-5 की है। देन 4-10 की है। 4-10 वाली पोजीशन को अच्छा माना जाता है, लेकिन कभी भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन 3 और जो 11 वाली कंडीशन, 3-11 कंडीशन हमेशा सही होती है, बेनिफिक मानी जाती है। यानी ब्राइड गुरु में उसका मून है 3rd राशि में बैठा हुआ है, मतलब तीसरी पोजीशन में, वहाँ से हाउस काउंट करोगे और 11वें घर में जाकर के ब्राइड ग्रूम का मून बैठा हुआ है, यानी दुल्हन का जो मून है वो 11वीं राशि में 11वें हाउस में बैठा हुआ है। तीसरा हाउस और 11वां घर, तो तीसरा और 11वां, इसका जो मैचिंग होती है मून की पोजीशन घर के हिसाब से, हाउस किस हाउस में बैठा हुआ दोनों की कुंडलियों में, तो 3-11 का पोजीशन है तो अच्छा माना जाता है हमेशा बेनिफिट। बाकी जो पोजीशन जैसे 2-12 होता है, 2-12 में क्या होता है, जैसे 2-12 मतलब 2nd हाउस और 12वां घर। जैसे विर्गो राशि, कोई भी 2 राशि हो सकती है, मैं कन्या राशि और तुला राशि ले रहा हूँ, कन्या राशि और तुला राशि। तुला राशि को हम क्या माने, तुला राशि क्योंकि बाद में आ रही है, कन्या के बाद में दूसरा नंबर है, तो 2nd हाउस हो गया तुला राशि का, और 12वां घर कहलाएगा कन्या राशि का। तो एक का मून कन्या राशि में, दूसरे का तुला राशि में, है ना। तो ये तो 2-12 की पोजीशन है। 2-12 की पोजीशन में अगर हस्बैंड वाइफ की शादी की जाती है और दोनों की मून 2-12 वाली पोजीशन में, लेकिन इसमें भी क्या वो है कि अगर वाइफ का जो कुंडली है वो 2nd हाउस में अगर होती है तो खराब होती है। 12th में लड़के की हो और 2nd हाउस में मतलब जो आगे वाली राशि है, जैसे तुला राशि में अगर लड़की का है और कन्या राशि में लड़के का है तो अच्छा नहीं माना जाता, मैलिफिक होता है। दोनों में आपस में झगड़ा होगा, वो काफ़ी झगड़ा होता है, यानी आपस में मैचिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन उल्टा है, अगर जैसे 12वें घर में लड़की है, 12वें घर में यानी कन्या राशि में लड़की का वो है चंद्रमा और लड़के का तुला राशि में, तो चलेगा, तो अच्छा माना जाता है। इसमें नेगेटिविटी नहीं होती है, पूरे पॉइंट मिल जाते हैं। इस तरह से ये पोजीशन जो होती है इसे हम बकूट कूट बोलते हैं। ये जो राशि कूट है ना, 7वां नंबर, इसे बकूट कूट बोलते हैं, राशि कूट बोलते हैं। ये जो पोजीशन होती है राशि कूट वाली लास्ट में, इसको राशि कूट को यहाँ पर देखा जाता है किस राशि में बैठा हुआ है, उस राशि की पोजीशन क्या है एक दूसरे से। और हमेशा 2-12 वाली पोजीशन और 6 और 8 वाली पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाती। 6-8 2-12, लेकिन 2-12 में जैसे मैंने बताया पोजीशन सेम हो सकती है, क्योंकि कन्या राशि का मून, कन्या राशि और कन्या राशि का स्वामी कौन होता है, बुध होता है, और तुला राशि का होता है शुक्र। दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं, फ्रेंडली दोनों प्लैनेट्स हैं, इसलिए नेगेटिव नहीं होते, इसलिए लेकिन फिर भी इसमें पोजीशन होती है 2-12 पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन अगर ये पोजीशन है जैसे मैंने बताया अभी, कन्या राशि में लड़की का है और लड़के का तुला राशि में, तो ये 2nd हाउस और 12 वाली पोजीशन, ब्राइड ग्रूम जो लड़का होता है यानी लड़का होता है उसकी तुला राशि में और कन्या राशि में 12th पोजीशन में अगर लड़की का वो है मून तो अच्छा माना जाता है। लेकिन उल्टा होता है, अगर तुला राशि में लड़की का हो, कन्या राशि में लड़के का हो तो अच्छा नहीं माना जाता, मैलिफिक माना जाता है। जैसे 2-12 पोजीशन होते हैं, 2-12 पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाती। पॉइंट अब देखिए, पहला वर्णकूट की बात करते हैं। यहाँ पर वर्णकूट दोनों का सेम वर्ण, अब यहाँ पर ब्राह्मण वर्ण में दोनों पैदा हुए, विप्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण। वो कैसे, क्योंकि दोनों का चंद्रमा 4थी राशि में बैठा हुआ है, 4th साइन में, कैंसर साइन, कर्क राशि में। गांधी जी का भी 4थी राशि में बैठा हुआ है और नेहरू जी का भी 4थी राशि में बैठा हुआ है। तो 4, 8, 12 लिखते हैं यहाँ पर, 4, 8 एंड 12। अगर मून इन 3 राशि में बैठा होता है 4, 8 एंड 12, तो क्या कहलाता है, ब्राह्मण वर्ण और विप्र वर्ण। चंद्रमा की पोजीशन अगर 3 राशियों को, ये राशियां हैं, हाउस नहीं है, 3 राशियां, पहले कर्क राशि, 8वीं राशि वृश्चिक राशि हो गई और 12वीं राशि मीन राशि हो गई। इन तीनों में अब देखो, तीनों में आपस में फ्रेंडशिप भी है। चंद्रमा की राशि कैंसर ये है, चंद्रमा इसका स्वामी होता है कर्क राशि का, और मंगल होता है
तुला इसका वृश्चिक राशि का, दोनों फ्रेंड होते हैं, और गुरु होता है मीन राशि का, तो तीनों ही फ्रेंड होते हैं। इसलिए ये तीनों ही राशियों में चंद्रमा अगर बैठा हो, जैसे एक का चौथी राशि में, दूसरे का आठवीं राशि में, दोनों नेटिव्स का ब्राह्मण वर्ण में दोनों पैदा हुए, विप्र वर्ण में पैदा हुए, और एक का 8वीं में, दूसरी का 12वीं में, और 22 वर्षा, इन तीनों राशियों में से दोनों नेटिव्स का किसी भी में चंद्रमा बैठा हुआ है तो ये ब्राह्मण वर्ण या विप्र वर्ण कहलाता है। इसे कहते हैं विप्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण, विप्र और ब्राह्मण वर्ण, राइट, ब्राह्मण वर्ण। सॉरी, माँ यहाँ नीचे मिला दीजिए, ब्राह्मण वर्ण। तो ये राशि पर डिपेंड करता है चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ है, दोनों नेटिव्स का। यहाँ पे दोनों विप्र वर्ण पैदा हुए, इसलिए एक में से एक पॉइंट मिल गया पूरा, राइट। अगर लड़का, जैसे हम दोनों को यहाँ तो दोनों नेटिव मेल हैं, दोनों मेल हैं, एक मेल फीमेल होता है, ब्राइड और ब्राइडग्रूम का देखते हैं, तो क्या होता है कि लड़के की जो वो है वर्ण बड़ा होना चाहिए। विप्र, जैसे विप्र वर्ण का होता है उसकी शादी सम हो जाती है, क्षत्रिय वर्ण का वैश्य वर्ण में हुआ तो भी अच्छा माना जाएगा, क्षत्रिय वैश्य वर्ण का शूद्र वर्ण में हुआ तो भी अच्छा माना जाता है, और ब्राह्मण वर्ण का चारों में, तीनों में होगा, बाकी में चारों के साथ में ब्राह्मण वर्ण तो भी एक में से एक पॉइंट। इनकी जो कुंडली बनाई जाती है सब तीनों के हिसाब से, ब्राइडग्रूम का तीनों वर्ण रखे, और मतलब दूल्हे का रखा, दुल्हन का रखा नीचे साइड में, तीनों को मिला के आप देखोगे तो सब में क्या होता है, ब्राह्मण वर्ण ब्राह्मण तीनों में एक एक पॉइंट मिलेगा पूरा। क्षत्रिय का क्षत्रिय साथ किया जाता है 1 पॉइंट, एक में से एक पॉइंट पूरा, और चारों का मतलब एक जैसा उसी में है, तीनों का जो चार वर्ण है चारों का एक ही उसी में है, उसी वर्ण में वो है शादी, तो 1 में से 1 पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ब्राह्मण वर्ण विप्र वर्ण दोनों ही है, विप्र वर्ण दोनों। अगर आप जैसे कुंडली बनाते हैं तो पहला ब्राह्मण वर्ण अगर ब्राइडग्रूम का है, दूल्हे का ब्राह्मण वर्ण है, लड़की का भी ब्राह्मण वर्ण है 1 पॉइंट, लड़के का ब्राह्मण वर्ण और उसका क्षत्रिय वर्ण है लड़की का, तो भी 1 पॉइंट मिलेगा, शादी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। मतलब दोनों चारों कैटेगरी में विप्र वर्ण के लड़के की शादी हो सकती है। क्षत्रिय वर्ण का हो तो ब्राह्मण वर्ण के साथ में शादी नहीं हो सकती, लड़की ब्राह्मण वर्ण की नहीं हो सकती, तो उसमें 0 पॉइंट दे दिया जाता है। ऐसे पॉइंट वाइज मिलाना होता है ना। ये जो क्लासिफिकेशन है ये इसलिए किया जाता है क्योंकि मेंटलिटी जो होती है वो मेंटलिटी ज़्यादा वेरिएबल पावर, यानी जो एडेप्टेबिलिटी किसमें है, समझदारी किसमें ज़्यादा होती है, वो उस लड़की के साथ में सहन कर सकता है। लड़की को मतलब बियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो वो है सनातन धर्म के अंदर हमेशा लड़की की पूजा की जाती है, अच्छा रखना चाहिए, उसको बड़ी ईमानदारी के साथ में रखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ऐसा रेस्पॉन्सिबिलिटी की जाती है। ऐसा मतलब साथ जो वचन दिए जाते हैं उसमें यही होता है, लड़की की जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है लड़का साथ में मिल के काम करेगा, उसको इतना हर्ट नहीं करेगा। इसलिए ऐसा करने के लिए ये वर्ण व्यवस्था बनाई गई, और मून की पोजीशन को देख के ही ऋषियों ने इसको डिसाइड किया है। और ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, ये ऋषियों ने ही डिसाइड की है, ये मतलब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही सबसे बेस्ट तरीका है इसका, क्योंकि एक घर में अब जैसे ये चारों ही, ये अगर मून तीनों राशि में बैठा ब्राह्मण वर्ण हो गया, एक बच्चा, जैसे 4-5 भाई हैं घर में ही, एक बच्चे का जो मून है वो इन तीनों राशि में से किसी एक राशि में तो विप्र में पैदा हो गया, दूसरा जो बच्चा है वो अगर, मैं पहले लिखता हूँ, ये 3 हो गया, देन 4, देन 5, 6, 7, 8 हो गया ये, अब यहाँ पर 9 आएगा, सॉरी यहाँ पर 9, चलो नीचे लिखते हैं 4, यहाँ पे 8 आ गया, अब ये 9 आएगा, 10 आएगा, 11 और 8 12 लास्ट में, ऐसे लिख लीजिए। पहला क्षत्रिय वर्ण हो गया ये वाला, 159 में अगर है तो क्षत्रिय वर्ण कहलाएगा। अब क्योंकि हमने 4, 8, 12 ऊपर लिख लिया है, इसको उठा देते हैं नीचे से। अब देखिए 159 चंद्रमा अगर 1 और 5 और 9 में बैठा हुआ है तो क्या कहते हैं, क्षत्रिय वर्ण, तो इसको हम क्षत्रिय वर्ण कहते हैं।
इसलिए वर्ण हो गया। अगर तीसरा बच्चा जो पैदा हुआ है एक ही घर में, कह रहा हूँ एक ही घर में चारों ही वर्ण के बच्चे पैदा हो सकते हैं, है ना, चारों ही वर्ण। इसका मतलब ये क्या ना, वर्ण व्यवस्था हमारी उसके हिसाब से नहीं है कि भाई आप एक उसमें फैमिली में कहाँ पैदा हो रही है, एक फैमिली में एक ही वर्ण का बच्चा पैदा हुआ, ऐसा नहीं। चारों वर्ण के बच्चे एक ही घर में पैदा हो सकते हैं। और जैसे दूसरा जो तीसरा बच्चा पैदा हुआ है उसका मून 2, 6, 10वीं राशि में, 2 मतलब ये हो गया वृष राशि हो गया, कन्या राशि हो गया और मकर राशि हो गया। इनमें से तीनों में से किसी राशि में चंद्रमा में बैठा हुआ तो उसकी वैश्य वर्ण होगा, तो इसका वैश्य वर्ण हो गया, है ना, ये वैश्य वर्ण होगा। एंड 3, 7 और 11 में बैठा हुआ हो चंद्रमा तो शूद्र वर्ण कहलाता है, तो शूद्र वर्ण होता है। अब इसकी जो एक्टिविटी होती है बच्चे की, सेवा करने की होती है, सर्विस करना चाहेगा, मोस्टली जॉब चाहिए उसको काम करने के लिए, है ना। आजकल तो सभी लोग जॉब करते हैं, तो क्या सभी शूद्र हो गए, है ना, चारों वर्ण। अब जिसको कह रहा कि ये जो कास्ट सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था है, ये अच्छी नहीं होती है, वो नहीं होती है। अरे भाई, हमारे जो जॉब करते हैं गवर्नमेंट जॉब में, सब में 1st क्लास ऑफिसर, 2nd क्लास ऑफिसर, 3rd क्लास ऑफिसर, 4th क्लास ऑफिसर, ये क्या है, ये क्या क्लासिफिकेशन है भाई? ये सब क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट में चल सकता है ना। ऑफिस के मतलब पोस्ट के हिसाब से फर्स्ट ग्रेड में ऑफिसर है, 2nd ग्रेड का, 3rd ग्रेड का, 4th ग्रेड का, जो पीएन वगैरह होते हैं उनको 4th ग्रेड में डालते हैं आप। क्यों? तो ये क्या वर्ण व्यवस्था नहीं है? सेम उसी वही प्रोसेस चलती है, लेकिन लोग उसको वो क्रिटिसाइज क्या करते हैं, वर्ण व्यवस्था और ये सब व्यवस्था अच्छी नहीं है, ये नहीं। अरे भाई, एक घर में बच्चे चारों पैदा हो सकते हैं। ऋषियों का जो तरीका था वो एकदम सही था, बाद में लोगों ने उसका मिसयूज किया, इसलिए अच्छा नहीं माना और इसको मतलब गलत तरीके से दिखाया था। लेकिन शुद्ध तरीका यही है। शूद्र वर्ण चौथा शूद्र वर्ण हो गया भाई, शूद्र वर्ण। तो आपने देखा कि राशियों के हिसाब से चंद्रमा किस राशि में है, बच्चे का जो जन्म हुआ है उस समय बर्थ टाइम पर चंद्रमा किस राशि में उसका बैठा हुआ बच्चे का, उस हिसाब से उसका वर्ण डिसाइड होगा, मतलब मेंटलिटी उसकी वैसी होगी, उस टाइप की होगी। एक घर में चारों वर्ण के बच्चे पैदा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, इनमें से कोई लड़की एक कोई अपनी उसकी जो बहन है बच्चे की, वो किसी और वर्ण की है, लड़का किसी और वर्ण का, भाई फादर किसी और वर्ण का, माँ उसकी और किसी वर्ण की, चारों वर्ण उसी में आगे घर में, तो यानी मेंटलिटी उनकी अलग अलग होगी। इसलिए ये जो मैचिंग की जाती है वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से भी मैचिंग की जाती है, तो सही रहता है। आपस में दोनों में मैचिंग अच्छी होगी, एडजस्टेबिलिटी होगी, दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करके काम करेंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा आपस में, वायरलिंग कम हो जाएगी, है ना, और फैमिली सिस्टम अच्छा चलेगा। इसलिए उसको करने के लिए ये व्यवस्था पहला होगा वर्णकूट, इस हिसाब से वर्णकूट रखा जाता है। अब देखिए, जो ऊपर के हिसाब से नीचे तक शादी हो सकती है। अब जैसे लड़के की जो होती है, यानी